एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की नुक्कड़ सभाएं लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को आदर्श नगर वार्ड में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निगम के बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि कूड़ा और भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो इस बार निगम में बदलाव जरूरी है। जिस आदर्श नगर वार्ड में गुरुवार को मनीष सिसोदिया वोट मांगने पहुंचे थे, वहां से आपने मुकेश गोयल को उम्मीदवार बनाया है। मुकेश गोयल आदर्श नगर वार्ड में कांग्रेस की टिकट पर पिछले 5 बार से लगातार पार्षद का चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। बता दें कि हाल ही में मुकेश गोयल इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि बीजेपी ने उनका एक स्टिंग जारी कर दिया था, जिसमें वो नगर निगम के एक इंजीनियर से पैसे की मांग कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी और मुकेश गोयल ने खुद भी इस वीडियो को फर्जी करार देते हुए ये कहा था कि वो इस झूठे स्टिंग के लिए बीजेपी नेताओं पर मानहानि का केस फाइल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब मनीष सिसोदिया मुकेश गोयल के लिए प्रचार करने पहुंचे तो मुकेश गोयल ने कहा कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो अगले 3 से 4 महीने के अंदर अपने वार्ड की सारी गंदगी साफ कर देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, नगर निगम का जो चुनाव है वो लगातार अब गंभीर होता जा रहा है और ये कहें कि सभी पार्टियां इसमें सक्रिय है। आम आदमी पार्टी लगातार नुक्कड़ सभाएं करते नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने भी हाल ही में नुक्कड़ सभाएं की है और एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव जो है वो अब दूसरी श्रेणी के अंदर आ चुके हैं। दूसरा प्रचार चल रहा है, उसको लेकर लगातार गंभीरता देखने को मिल रही है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया जो है वो कल दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के अंदर पहुंचे थे, जहां पर उम्मीदवार मुकेश गोयल के लिए उन्होंने जनता से वोट मांगा और यहां तक कि ये भी कहा गया कि अगर दिल्ली के नगर निगम के अंदर अगर भ्रष्टाचार और गंदगी सफा करनी है तो कहीं ना कहीं उनको मौका दे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है लगातार कहीं ना कहीं आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर जो है वो पहले भी चर्चा के अंदर रह चुका है, क्योंकि मुकेश गोयल की बात करें तो मुकेश गोयल का एक भाजपा के द्वारा एक स्टिंग जारी किया गया था, जिसके अंदर वो एक निगम के अधिकारी के ऊपर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था। मगर निगम की तरफ से भी ऐसा कोई बड़ा अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन्होंने वाकई में उनसे पैसे मांगे थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के द्वारा स्टिंग जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि मुकेश गोयल जो है वो निगम के इंजीनियर से पैसे मांग रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या मुकेश गोयल की बात करें, दोनों ने ही उस वीडियो को जो है वो फर्जी करार दिया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम की, तो निगम के लिए अब आदर्श नगर से मुकेश गोयल जो है वो अब छठी बार भी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। पहले जो 5 बार जो वो किसने निगम पार्षद रहे हैं वो कांग्रेस की सीट से रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थामने के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए ही वोट मांगा है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से आदर्श नगर में पहुंचे और उन्होंने मुकेश गोयल के लिए वोट मांगा और जहां तक कि ये भी कहा गया कि अगर आदर्श नगर की जनता उनको दोबारा से चुनती है, यानी मुकेश गोयल को दोबारा से चुनती है, तो 3 से 4 महीने के अंदर ही उनके वार्ड का जो कूड़ा है वो खत्म किया जाएगा। यही चीज मुकेश गोयल के द्वारा भी कही गई। मगर तो मुकेश गोयल जो, क्योंकि पिछले 5 बार से वो जीत रहे हैं, वहां पर वर्चस्व जो है वो कांग्रेस का है या खुद मुकेश गोयल का है? क्योंकि कांग्रेस की सीट से, टिकट से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। किस तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं? पार्टी का वर्चस्व है या सिंगल बंदे का? देखिए, यहाँ पर बात करें आदर्श नगर की बात करें तो आदर्श नगर के अंदर मुकेश गोयल जो है वो कांग्रेस की सीट से लगभग कहते हैं 5 बार जो है वो निगम पार्षद रह चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे कहे तो आदर्श नगर के अंदर कांग्रेस का दबदबा था। और यहाँ पर जिस तरीके से मुकेश गोयल की बात करें तो मुकेश गोयल को काफी हद तक जो है जनता पसंद भी करती है और लगातार जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुकेश गोयल जो है उनकी छवि जो है वो साफ छवि मानी जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया
किया, जिसके अंदर मुकेश गोयल जो है वो निगम के अधिकारी के द्वारा कहीं ना कहीं पैसे मांगते हुए नजर आ रहे थे। मगर यहाँ पर मुकेश गोयल की बात करें तो मुकेश गोयल ने उस स्टिंग को बिल्कुल फर्जी करार दिया। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की टिकट से अब मुकेश गोयल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं आदर्श नगर के अंदर वजूद रहा है, मगर कांग्रेस जो है वो अब कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। शायद मुकेश गोयल ने शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मगर यहाँ पर बात करें आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर के लिए कहा जा रहा है कि अगर निगम पार्षद के तौर पर दोबारा से यानी कि छठी बार अगर वो आते हैं तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने के अंदर कूड़ा जो है या फिर उनके वार्ड की जो गंदगी है वो खत्म की जाएगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की गई। मगर देखना होगा क्या आदर्श नगर के अंदर अगर मुकेश गोयल आते हैं, क्या वाकई में ही जो 3 से 4 महीने के अंदर वो कूड़े की गंदगी जो है वो खत्म कर पाएंगे, या फिर जो भ्रष्टाचार बताया जा रहा है क्या वो खत्म कर पाएंगे। मगर ये दोनों सवाल जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं। मगर इसी कह सकते हैं इसी कड़ी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और लगातार भ्रष्टाचार किया गया है, जो कूड़े की गंदगी फैलाई गई है वो भी कहीं ना कहीं अहम मुद्दा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आदर्श नगर की बात करें तो आदर्श नगर के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर कूड़े के ढेर जो है वो सफा कर दिए जाएंगे, मगर देखना होगा कि वाकई में ही 3 से 4 महीने के अंदर ये सफा कर पाएंगे या नहीं, सिर्फ चुनावी वादे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग का भी जिक्र किया, बीजेपी ने ये स्ट्रिंग मुकेश गोयल के खिलाफ किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो रंगदारी जो है वो मांगते नजर आ रहे हैं, तरह तरह की चीजें उनके लेकर कही गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी और खुद मुकेश गोयल ने इसको फर्जी करार दिया है, लेकिन अगर स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें आखिर था क्या और साथ ही साथ क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्योंकि जो प्रशासन है वो केंद्र के अंडर है। अगर स्ट्रिंग जारी हुआ है तो उस पर कार्रवाई होती तो पता चलता है कि वो सही है या गलत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मुस्कान जिस तरीके से बात करें भाजपा की, तो भाजपा के द्वारा जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया था मगर भाजपा की तरफ से शिकायत नहीं दर्ज की गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से मुकेश गोयल ने इस स्टिंग को फर्जी बताया और आम आदमी पार्टी ने भी इस स्टिंग को फर्जी बताया था, मगर इसकी जांच होनी चाहिए थी। मगर शिकायत ना तो वो उस इंजीनियर के द्वारा की गई थी और ना ही भाजपा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो स्टिंग बताया जा रहा है वो शायद फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि इसकी तह तो जब भी पता लग पाएगी जब इसकी शिकायत की जाएगी, मगर अभी तक शिकायत नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर यहाँ पर बात करें आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर के अंदर मुकेश गोयल की जो छवि है वो काफी बेहतर मानी जाती है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उम्मीद भी जताई जा रही है कि छठी बार भी आदर्श नगर के अंदर जा सकते हैं जो मुकेश गोयल है वो दोबारा से उम्मीद कर सकते हैं जो निगम पार्षद के तौर पर आ पाएंगे। मगर 5 बार जो है वो कांग्रेस की टिकट से ही वो मुकेश गोयल जो है वो निगम पार्षद रह चुके हैं। जी ये तो रही आदर्श नगर सीट की बात, लेकिन अगर इस बार जो निगम चुनाव है उसके समीकरणों को देखिए, सरगर्मियां जारी है, लेकिन किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है, इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपनी पूरी मशक्कत किए हुए है कि इस बार उन्हें आना है निगम में। एमसीडी के ये जो चुनाव है किस तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, मुकाबला यहाँ पर यही कह सकते हैं कि द्विपक्षीय है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। देखिए यहाँ पर बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहले भी 1 साल पहले ही ये दावे कर दिए थे कि भाजपा जो है वो निगम के अंदर नहीं आने वाली है और आम आदमी पार्टी को ही मौका मिलने वाला है। मगर यहाँ पर बात करें अब निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव को लेकर लगातार जो है वो प्रक्रिया बिल्कुल जारी है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर भाजपा की बात करें तो वाकई में भाजपा अगर 15 साल तक निगम के अंदर रही है और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, तो फिर कूड़े का जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं इनको खत्म करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई। सिर्फ भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो कूड़े के पहाड़ है उनको कम किया गया है, ना कि खत्म किया गया है। दूसरा, यहां पर जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, अब भाजपा भी कह रही है कि हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे, तो ये प्रक्रिया उन्होंने 15 साल के अंदर क्यों नहीं निभाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो निगम के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है और कहीं ना कहीं निगम जो है भ्रष्टाचार के अंदर काफी गहरा माना जाता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम कर्मचारियों की, तो निगम कर्मचारियों को ना तो पक्का किया जा रहा है, काफी हद तक ऐसे भी कर्मचारी हैं
जिनको 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, पक्का नहीं किया गया है, उनकी सैलरी समय पर नहीं मिलती है, पेंशन समय पर नहीं मिलती है। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो पहले भी कहीं ना कहीं निगम के द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा पे लगाए जा चुके हैं, मगर भाजपा ने इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है। वही चीज नजरअंदाज करने का खामियाजा शायद निगम के अंदर भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। मगर यहाँ पर बात करें आरोप प्रत्यारोप की, आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि निगम के अंदर 15 साल तक रहे हैं और कुछ नहीं किया है। भाजपा भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इस तरीके के दोनों तरफा आरोप है। मगर यहाँ पर बात करें निगम चुनाव की, तो निगम चुनाव जो है वो लगभग कहीं ना कहीं जनता का रुझान की बात करें तो जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ है। मगर भाजपा को यही चीज पहले ही समझ लेनी चाहिए थी, ताकि जो उनकी जो कहते हैं निगम की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास बरकरार रहे। मगर कहीं ना कहीं कमियां जरूर है, भाजपा को उन कमियों को दूर करना चाहिए था, मगर वो कमियां दूर नहीं की गई है, सिर्फ अपने बारे में सोचा गया है। जी राजीव, ये दो बातें हैं जो बहुत अहम है। जिस तरीके से आपने भी बताया, पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज है बीजेपी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों को कम करने की बात कही गई है। 15 साल में कूड़े के पहाड़ कम किए गए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2023 तक हम कूड़े के पहाड़ों को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। ये सवाल है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या ही कर लेगी बीजेपी जो 15 साल में नहीं कर पाई। दूसरा, आम आदमी पार्टी है जो लगातार लंबे वायदे कर रही है। जनता के बीच चुनावी मुद्दे क्या है इस बार, जिन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है वह करेगी आगे? देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की या फिर भाजपा की, कांग्रेस अभी निगम के चुनाव के अंदर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है, टक्कर पे नहीं है। सीधे सीधे कहें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। मगर यहाँ पर मुस्कान, जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर क्या है भाजपा की, तो क्योंकि भाजपा लगातार 15 साल तक निगम के अंदर रही है, अब जाकर कहीं ना कहीं भाजपा की नींद खुलती हुई नजर आ रही है, जब आम आदमी पार्टी ने कूड़े के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उनको घेर लिया है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा लगातार ये कह रही है कि हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। तो वही कोशिश जो है उन्होंने 15 साल के अंदर क्यों नहीं की। दूसरा, यहां पर बात की जा रही है कि कूड़े को पहाड़ों को कम किया गया है। वही बात करें लगातार चुनाव के मैदान के अंदर भी बात करें तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने कहा कि 60 फुट कम कूड़े के पहाड़ जो है वो कम कर दिए गए हैं। आदेश गुप्ता ने कहा 25 फुट आधे कूड़े के ढेर को खत्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मगर यहां पर किसी भी तालमेल का, यानी कि सीधे सीधे कहे तो भाजपा के नेताओं के द्वारा जो तालमेल है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा, यहां पर जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ों को आप खत्म करने की बात की जा रही है, क्या अगर भाजपा को मौका मिल भी जाता है तो क्या वाकई में ही कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर पाएगी, या फिर सिर्फ कह सकते जो चुनावी जुमले हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने पहले भी 2017 के अंदर निगम के अंदर चुनाव के लिए कोशिश की थी, मगर वहां पर भी कोशिश जो है उनकी कामयाब होती नहीं नजर नहीं आई। मगर यहाँ पर बात करें अब निगम चुनाव की, तो जिस तरीके से 2022 के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है। भाजपा को भरपूर तरीके से घेरा भी गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से निगम कर्मचारियों की बात करें तो निगम कर्मचारी जो है वो भाजपा से काफी हद तक नाराज है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा। मगर यहाँ पर बात करें कूड़े के पहाड़ों को लेकर, तो कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल देखने को मिल रही है। मगर इसका जनता किस तरीके से देखेगी और जनता क्या समझती है कि वाकई में ही भाजपा ने 15 साल तक रही है तो कूड़े के पहाड़ों को खत्म क्यों नहीं किया। दूसरा, आम आदमी पार्टी जब दावे कर रही है कि वो अगर आम आदमी पार्टी के अंदर आती है तो यानी कि निगम के अंदर आती है तो वो किस तरीके से कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेगी वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनावी जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर निगम के अंदर कूड़े के पहाड़ों को किस तरीके से खत्म किया जाएगा और दूसरा भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को दिल्ली में नगरपालिका चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती की जाएगी और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 4 दिसंबर को 250 वार्डों में निगम चुनाव के लिए मतदान होंगे। दिल्ली का नगर निगम चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम है। दिल्ली लगभग 2 करोड़ लोगों का घर है। अक्सर लोगों को लगता है कि नगर निगम के चुनाव को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, ऐसा क्या खास है। लेकिन हम आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निगम जन्म से लेकर मृत्यु तक के कामों में काम आता है। दिल्ली के नगर निगम की बात करें तो
ये तोकल मार्केट, सामुदायिक सेवाएं, स्कूल, पार्कों का रखरखाव और शवों का दाह संस्कार तक सभी काम निगम करता है। दिल्ली में नगर निगम के 9 बड़े अस्पताल हैं और 15 प्रसूति घर, 11 पॉलिटेक्निक, 50 औषधालय और 98 मां और बच्चे के लिए देखभाल केंद्र हैं। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली चुनावों की बात करें तो नगर निगम चुनावों के लिए जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि बवाल इसीलिए होता है क्योंकि कई अहम काम जो है वो नगर निगम करता है, लेकिन इस बार नगर निगम को लेकर बवाल है। जनता के मन में क्या है इस बार नगर निगम को लेकर, मुद्दे क्या है चुनावी? जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान होगा, 7 दिसंबर को नगर निगम का परिणाम आ रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर देश की राजधानी, इसमें से आधे से ज्यादा शक्तियां नगर निगम के पास है, उसके बाद विधानसभा के पास है। इसी को लेकर नगर निगम में हर पार्टी अपनी सत्ता जमाना चाहती है। इसको लेकर जनता के बीच में जब सर्वे करते हैं तो जनता ने कहा कि इस बार हमको बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम बात कर ले नगर निगम की पावर की, नगर निगम की पावर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ, सुरक्षा बलों के साथ मतदान पेटियां भेजेगा। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग ने भी कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ मतदान किया जाएगा। और हम नगर निगम की पावर की बात कर लेंगे, नगर निगम के अंदर लोकल मार्केट, सामुदायिक भवन, स्कूल, पार्किंग, रखरखाव और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिल्ली नगर निगम के अंदर ही आता है। और हम दिल्ली के 9 बड़े हॉस्पिटल नगर निगम के ही अंदर आते हैं। और बात कर ले 50 औषधालय और जच्चा बच्चा के 15 केंद्र जो है दिल्ली के अंदर ही आता है। जी मुस्कान जी, अभी जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी मुद्दे जो है, सबसे बड़ा अगर मुद्दे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाया है। ये कूड़े के पहाड़ पिछले लंबे समय से जिस तरीके से बने हैं, दिल्ली में 3 पहाड़ ऐसे हैं जिनको 15 साल में भी खत्म नहीं किया गया है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो पूरा ये कह रही है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, पूरा दावा किया जा रहा है, क्या कोई प्लान है आम आदमी पार्टी के पास जिससे वो कूड़े के पहाड़ को खत्म कर सके? साथ ही साथ यही दावा बीजेपी भी करते नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को 3 कूड़े के पहाड़ को लेकर घेरती हुई नजर आए, लेकिन दिल्ली के बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि हमने जो अभी प्लांट लगाया उससे बिजली बनाई जाएगी, कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता हर घर 132 करोड़ जनता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक किलो हर घर से कूड़ा निकलेगा तो कूड़े का पहाड़ बनेगा। लेकिन हम उसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि दिल्ली अभी तक एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की, कांग्रेस की लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही। कभी आप बीजेपी सत्येंद्र जैन को घेरती हुई नजर आती है, आम आदमी पार्टी कूड़े को पहाड़ कर नजर आती है, लेकिन जो जनता के मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले उस पे सरकार कोई भी एमसीडी में हो, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई भी ध्यान नहीं रख रही है। जी मुस्कान जी, अभी जिस तरीके से किसी भी पार्टी ने ये साफ नहीं किया है कि आखिर किस तरीके से कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा, जबकि जनता के मुद्दे जो है वो साफ सफाई है, सीवरेज की सफाई है। अब नगर निगम की बात करें तो कई अस्पताल भी नगर निगम के अंडर आते हैं। क्या उन अस्पतालों का हाल अगर जाने तो क्या वाकई उन अस्पतालों का हाल ये कहा जा सकता है कि नगर निगम ने काम किया उन अस्पतालों के लिए? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली में 5 ऐसे बड़े नगर निगम हॉस्पिटल है जो नगर निगम के अंडर में आते हैं, लेकिन हम बात कर ले साफ सफाई को लेकर या धरातल बात कर ले या वार्डों में जाके बात कर ले, कूड़ों की बात कर ले, लेकिन कहीं भी उतनी साफ सफाई नगर निगम के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही। लेकिन साफ सफाई की बात करें जो धरातल में देश की राजधानी कही जाती है, लेकिन वो देखने तक नहीं मिल रहा। जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो जनता कहती है कि इस बार हम बदलाव चाहिए। तो हम वही सवाल करते हैं कि 15 साल लगातार बीजेपी में आप में बनाए रखे कि जनता का ये भी कहना है कि इस बार हम बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हम फ्री वादे या फ्री, क्योंकि नेता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, बड़े बड़े घोषणा पत्र निकाल देते हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। उसको लेकर इस बार हम जनता में बदलाव की जरूरत है, जनता बदलाव कहेगी। जी मुस्कान जी, अगर चुनाव प्रचार की बात कर ले तो सभी पार्टियां जो है वो चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, किस तरीके से तमाम पार्टियों का प्रचार जारी है? बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस अपने प्रचार में स्टार प्रचारकों को लगातार रोड शो पे निकाल दिया, क्योंकि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी में भी दिग्गज नेता हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भगवत मान, अरविंद केजरीवाल खुद
रोड शो कर रहे हैं लगातार दिल्ली के अंदर। और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर भी इस समय बीजेपी एमपी चुनाव को लेकर रोड शो कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले 4 तारीख को मतदान के बाद ही 7 तारीख को परिणाम पता चलेगा दिल्ली को पिटार दिया। जी मैं अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस जो हम मीडिया में लगातार यही दिखाया जा रहा है कि नहीं दिख रही है कांग्रेस चुनावों में कहीं भी, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की तो जमीनी हकीकत क्या है? प्रचार कांग्रेस का कहीं नजर नहीं आ रहा है। और अगर बात करें मुकाबले की तो यहाँ भी द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस कहीं भी चुनावों में नजर नहीं आ रही है। क्या इसकी सच्चाई क्या है धरातल पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस अभी जो एमसीडी चुनाव को लेकर कभी कहीं पीछे दिखती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात कर ले कि अनिल कुमार का कहना है कि हम शीला दीक्षित जी के कार्यों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित ने जब वर्तमान में मुख्यमंत्री थी उस समय तो शीला दीक्षित ने एमसीडी और दिल्ली के लिए इतना काम किया जितना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि दिल्ली की जनता को अब जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के द्वारा, वो कांग्रेस नहीं देख सकती, क्योंकि कांग्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन कांग्रेस ने कभी अपना पूरा दावा कर रहे कि इस बार एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि शीला दीक्षित ने जो कार्य करके दिखाया दिल्ली के अंदर वो जनता कभी नहीं बोल सकती। जी मुस्कान जी, अभी अगर बात करें नगर निगम की तो कई ऐसी चीजें हैं, ये कहा जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है और तमाम जो मार्केट्स हैं वो नगर निगम के अंडर आती है। लेकिन कई जगह की अगर बात करें तो हाल ही में खबर आई थी, जैसे सरोजनी मार्केट की अगर बात करें तो रेहड़ी वालों के लिए उस मार्केट को ये कहा गया था कि रेहड़ियां वो मार्केट के बाहर ना लगाए जाए। कई ऐसी मार्केट है जो इसी वजह से फेमस है, लेकिन नगर निगम का ये आदेश था कि रेहड़ियां ना लगाई जाए, उससे व्यापारियों को नुकसान हुआ था। तो क्या वो व्यापारी वर्ग इस समय नाराज दिखाई दे रहा है नगर निगम में बीजेपी से, और वो बदलाव कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नगर निगम एक पास जारी करता है, मंथली पास जारी होता है या मंथली पास जारी होता है। क्योंकि नगर निगम जहां जिसको पास देता है उसी पे वो बंदा वही रेडी लगा सकता है, दुकान लगा सकता है। क्योंकि दिल्ली जो छोटे मोटे दुकान लगते हैं, बड़े दुकान लगते हैं, लोकल मार्केट लगते हैं, वो नगर निगम के अंडर आता है। नगर निगम कहता है कि साफ सफाई को उचित व्यवस्था ध्यान दिया जाए, क्योंकि नगर निगम के कूड़े की गाड़ी आती है कि जहाँ कूड़ा किया जाए वहीं पे उसकी साफ सफाई की जाए। लेकिन नगर निगम ही पास जारी करता है, कहीं न कहीं व्यापारियों भी नाराजगी देखने को मिल रही है और जनता के बीच भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब आने वाले वक्त में 7 तारीख को फैसला परिणाम होगा कि इस बार जनता किसको एमसीडी चुनाव को विजय बना रही थी। मुश्किल ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वो राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 1 बजे राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी मैदान में पहुंचेंगे। इस दौरान वो प्रदर्शनी मैदान में सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही जनपद की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:45 बजे अलीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। आपको बता दें कि सीएम 88 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान वो अलीगढ़ को 100 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर आज रहने वाले हैं। राजकीय हेलीकॉप्टर से वो दोपहर 1 बजे राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी मैदान में पहुंचेंगे। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सीएम के आने के लिए तमाम तरह की बंदोबस्त भी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से संवाददाता मुकेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां? जी मैं बता दूं मुस्कान जी आपको, आज जो अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी जो है 1:05 पर अलीगढ़ पहुंचेंगे और राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में आज जो प्रबुद्धजनों के साथ जो है मीटिंग भी करेंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीका से तैयारी कर ली है और काफी मात्रा में फोर्स भी लगाया गया है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई।
क्या कुछ सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को दे सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं, करीब 86 जी मुकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जल्द ही राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने जा रही है। इस वादे पर पंजाब सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये बात पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान कही। इस मौके पर बैंस ने बताया कि पंजाब की स्कूल शिक्षा को नई दिशा देने वाला ये प्रयास बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आने वाले 2 सप्ताह में ही स्कूल ऑफ एमिनेंस का नींव पत्थर रखेंगे। तो आपको बता दें कि बेहतर शिक्षा का जो वायदा है वो वायदा ही करके पंजाब की सरकार जो है वो पंजाब में सत्ता में आई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जो शिक्षा है उसके सुधार पर कार्य करेगी। और इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लोक निर्माण विभाग के साथ मीटिंग में ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही भगवंत मान जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस पर उसका नींव पत्थर रखेंगे और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के स्तर में जो सुधार है वो करने के लिए भगवंत मान जल्द ही कार्य करने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि चुनावी वायदा जल्द पूरा होगा, लेकिन इसका समय नहीं बताया गया है कब भगवंत मान ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस का नींव रखेंगे, ये साफ नहीं है। लेकिन जल्द ही पंजाब में शिक्षा जो है उसका स्तर अब सुधरने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये हरजोत सिंह बैंस ने साफ कर दिया है कि जल्द ही शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा, हालांकि ये साफ नहीं है कि कब किया जाएगा, लेकिन भगवंत मान जल्द ही स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उसका नींव पत्थर रख सकते हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जिन्हें कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम बात करें मेजर पहल की हम कह सकते हैं, उस पहल में बात की गई थी और ये सोच रखी गई थी कि पंजाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा। पंजाब के एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे लेके जाया जाएगा और उसके लिए एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। हम कहेंगे स्टेप बाय स्टेप मान सरकार शुरू से चलती आ रही है और जिसमें हम बात करें कि प्रायोरिटी उनकी हमेशा से ही रही है कि ये कोशिश करें कि हर एक पहलू कंसिडर किया जाए, जिसमें हम स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कह सकते हैं मान सरकार ने खुद की एजुकेशन पॉलिसी में सुधार किया, उसके लिए हमने फंड्स अलॉट किए। देखिए आप पिछला बजट देखेंगे तो उसमें बकायदा प्रॉपर मॉडिफिकेशन के लिए बजट रखा गया है, कोई हाफिजात प्लानिंग नहीं की गई है। ये चीज सुनिश्चित की गई है कि हर एक चीज कंसिडर रखी जाए और हर एक चीज की तैयारी हो, और उसी में हम कह सकते हैं टीचर्स को ट्रेनिंग मिल जा रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को, बच्चों को हम कह सकते हैं कि दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा जा रहा है ताकि बच्चों का माइंडसेट और ज्यादा ओपन हो। और फाइनली खुद इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है और इम्प्रूवमेंट सिर्फ हम कह सकते हैं कि दीवारों की रिंगाई पोताई उससे सीमित नहीं है, बकायदा अपग्रेड किए जा रहे हैं जिनमें नई फैसिलिटीज लाई जा रही है और उनको बकायदा प्रॉपर स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हर संभव कोशिश मान सरकार कर रही है वो की जा रही है। और उसको लेकर हम कह सकते हैं खुद पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस ने खुद अलग अलग पंजाब के हर एक सरकारी स्कूल का दौरा किया और इसको लेके अब फाइनली एक बड़ी मीटिंग रखी है की जांच की गई जो कंसिडर होनी थी और जिनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हमें कहाँ पे ज्यादा फंड लगाने की जरूरत, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है। देखिए कई चीजें इक्विपमेंट्स में आ जाती है, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, उन सब चीजों को लेकर डिस्कशन चल रही है ताकि ये स्कूल जब फाइनली तैयार हो
तो उस लेवल पे तैयार हूं कि हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं वो उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के बच्चों से कम्पीट कर सके। जी अमित, अगर बात की जाए, क्योंकि शिक्षा के स्तर में सुधार की बात की जा रही है, स्तर के साथ साथ गुणवत्ता जो है शिक्षा की, उसमें भी सुधार की जरूरत है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने जो ये बात कही है, इसमें भी सुधार की जरूरत है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो इस पूरे मसले को सुलझा सकती है? क्योंकि दिल्ली के स्कूल काफी बेहतर हुए हैं और दिल्ली का ही मॉडल का उदाहरण अब पंजाब में पेश किया जा रहा है ताकि बाकी राज्यों में भी इसको पेश किया जा सके। पंजाब में जैसे ही शिक्षा का स्तर सुधरने की बात होगी तो बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को मिलने जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? देखिए, इसकी शुरुआत कई स्टेजेस में है। अगर हम बात करें कि अगले 2 हफ्तों में जैसे हमें जानकारी मिल पा रही है कि पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का नींव पत्थर रखा जाएगा और ये इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल का होगा। मतलब कि अब हम गए कि सिर्फ देश के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल जो हम कह सकते हैं एजुकेशन होता है उस लेवल के बच्चों की पढ़ाई होगी। तो इस चीज से आप ये तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी हैवी ड्यूटी यहाँ पे पढ़ाई होगी, कितनी ज्यादा हम कह सकते हैं एडवांस स्टडीज होगी और कितनी ज्यादा रेलेवेंट स्टडीज होगी। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे ये नहीं है कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। आज के टाइम पे इस चीज को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि हमारी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई कितनी ज्यादा रेलेवेंट है उनके फ्यूचर कोर्सेज के लिए, और उस चीज को लेके इसका मापदंड रखा गया है। इसके अलावा बात करें कि एजुकेशन लेवल इंप्रूव कैसे होगा, तो इसमें कई की स्टेप्स, और सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि टीचर्स की सिलेक्शन। देखिए, सबसे पहली बात है कि कई टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो कच्चे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और इस चीज को मान सरकार समझती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है कि क्या उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके लिए एक स्टेप शुरू कर दिया गया है। कितने भी कुछ टीचर्स थे उनको धीरे धीरे पक्का करना शुरू कर दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स थे उन्हें अगर हम कहें कि फाइनली उन्हें पक्का करने का स्टेप शुरू किया, इससे वो टीचर्स खुद को सिक्योर भी महसूस करेंगे और ज्यादा अच्छा पढ़ा भी पाएंगे। तो पहला स्टेप तो यही आ गया। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो कुछ करंट जितने भी सरकारी स्कूल है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके फाइनली अब आ जाते हैं हम लोग स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। ये वो स्कूल्स होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि प्लानिंग पूरी हो चुकी है। क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कौन से टीचर्स होने चाहिए, एजुकेशन लेवल जो टीचर सिलेक्ट किए जाएंगे वो किस क्वालिफिकेशन के, वो सब चीज सिलेक्ट हो चुकी है। और जल्दी, या फिर हम कहें कि अगले 2 हफ्तों में इसका नींव पत्थर भी रख दिया जाएगा और अगले 1 साल के अंदर ये स्कूल तैयार हो जाएंगे। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से मान सरकार पंजाब में एजुकेशन मॉडल को अपलिफ्ट करने में लगी है। एजुकेशन लेवल के साथ साथ हमने अभी देखा जिस तरीके से पहले खेलों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, बच्चों के हेल्थ को लेकर खेलों को भी बढ़ावा दिया जाने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल शिक्षा को भी बढ़ावा पंजाब सरकार को देना है। चुनौतियां पंजाब सरकार के सामने क्या है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्तर को सुधारने के लिए, गुणवत्ता को सुधारने के लिए वो चुनौतियां जो पंजाब सरकार के सामने आने जा रही है वो क्या है? देखिए, सीधे तौर पर हम बोले पंजाब सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत में ही हम कह सकते हैं कि फाइनेंस रहेगा। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होगी। हाँ, पंजाब सरकार ने ऑलरेडी फंड्स अलॉट करके रखे हैं, पर कहीं ना कहीं अलॉटेड फंड्स कई बार कहीं और भी हो सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत हम कह सकते हैं कि फंडिंग रहेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं उस कैलिबर के टीचर के। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब की टीचर अभी उस कैलिबर के नहीं है, पर अभी भी स्पेसिफिकली जो बच्चों को उस एक माइंडसेट से ट्रेन कर सके, उस माइंडसेट से पढ़ा सके कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल पे जा सके, इंटरनेशनल स्टूडेंट से इंटरनेशनल एजुकेशन लेवल पे compete कर सके। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा अहमियत होगी और उसमें क्या सफिशिएंट स्टाफ इकट्ठा हो पाएगा, एक ये दूसरी चुनौती रहने वाली है। और उसके अलावा फाइनली चुनौती हम ये कह सकते हैं कि देखिए, बच्चों को अगर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें तो उन्हें ऑलराउंड होना, उन्हें गेम्स में भी अच्छा होना होगा, उन्हें पढ़ाई में भी अच्छा होना होगा, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें भी अच्छा होना होगा। तो प्रायोरिटी अब यहाँ पे हम ये रहेगी, जो दिक्कत परेशानी रहेगी एक ऑलराउंड बच्चों की सिलेक्शन, और उसके बाद बच्चे कौन से आएंगे। तो देखिए, मान सरकार शुरू से ये चीज कहती रही है कि दिल्ली के तर्ज पे पंजाब का एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा, कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल है वो किसी भी कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल के बराबर कंपीट करेंगे। और ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, और उस चीज को ही प्रायोरिटाइज करने की मान सरकार कोशिश कर रही है। पर पंजाब में आपको याद रखा हो, पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर बाधा बन सकता है। और इसको अब ये देखना होगा कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस लाए जाएंगे ये क्या पंजाब बोर्ड के ऊपर आधारित होंगे या फिर ये सीबीएसई पे आधारित होंगे। ये भी एक फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि अगर ये सीबीएसई पे आधारित हुए तब कहीं ना कहीं विरोधी इसके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं कि पंजाब एजुकेशन बोर्ड को क्यों नहीं, या पंजाब बोर्ड को क्यों नहीं इनमें पढ़ाया जा रहा। और अगर पंजाब बोर्ड रखा जाता है तो क्या वो सफिशिएंटली काफी होगा बच्चों को उस लेवल पे कम्पीट करने के लिए, एक बड़ा सवाल है।
जिसके साथ साथ आपने हमें तो शुरुआत में शिक्षा की बात कही, शिक्षकों की बात कही है। शिक्षकों की कमी इस समय भी कहीं ना कहीं पंजाब में देखने को मिल रही है, और उसके बाद आपने कहा कि उस स्तर के शिक्षक किस तरीके से पंजाब में, क्योंकि काफी अच्छे शिक्षक हैं लेकिन कमी आज भी चल रही है, उनको नहीं भरा जा रहा है, और आगे जो स्कूल नहीं आप कह रहे हैं कि खोले जा रहे हैं उसमें भी फिर शिक्षकों की जरूरत होगी। किस तरीके से इसे पूरा किया जाएगा? हाँ, देखिए यहीं पर ही हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट्स की, और कच्चे जो हम कह सकते हैं अध्यापक उन्हें पक्का करने के लिए। देखिए अब एजुकेशन, ये हम नहीं कह सकते कि कमी है, पर सवाल ये है कि ज्यादातर जो कच्चे मुलाजिम है या कच्चे टीचर्स है, कहीं ना कहीं कोई प्रोटेस्ट पे है तो कहीं कहीं और है, और कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी फील कर रही है वो उस लेवल का अपनी 100% नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट होता है कि क्या हमारी नौकरी कल रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस चीज को लेके, उस डाउट को लेके हम कह सकते हैं कि सरकार को पहले प्रायोरिटाइज करना होगा कि जो कच्चे अध्यापक है उन्हें पहले पक्का करें, क्योंकि जब वो पक्के हो जाएंगे तो जो हमारी एक मेजर चंक है, जो खाली सीट्स है, वो फिल हो पाएंगे। उसमें हमारे पास ऐसे कई जगह है जहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, उसके बाद हम कह सकते हैं टीचर्स की कमी है। क्योंकि देखिए पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के बॉर्डर्स में ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे सफिशिएंट टीचर्स नहीं है। और अगर एजुकेशन स्तर आपको किसी भी स्टेट का बढ़ाना है तो आपको हर एक, अगर हम कहें कि जिले में जाके बच्चों को एजुकेट करना होगा, हर एक जिले का लेवल ऊपर बढ़ाना होगा, तभी ऑल ओवर पूरे पंजाब का एजुकेशन लेवल ऊपर जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी हम कह सकते हैं कि मान सरकार की टीचर्स को, अगर हम कहेंगे दोबारा से नौकरियों पे रखना है। दोबारा से ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा कि नौकरी से निकालेगा, मैं ये कहूंगा कि जितने और टीचर्स हैं जो हम कहेंगे जो अभी वेकेंट है या पोस्ट खाली है, उस चीज को फिलअप करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो नए स्कूल आ रहे हैं उसमें भी भर्ती होगी, उसमें हर एक स्टेज पे भर्ती होगी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, हर एक चीज कंसिडर करनी होगी। और ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जो प्रायोरिटी रखी गई, जो बार रखा गया है, क्योंकि स्कूल ऑफ एमिनेंस का टारगेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, उनको उनके बराबर अपने हमारे पंजाब के बच्चों को पहुंचाना होगा, तो उसका बार भी हाई होगा, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हाई होगी, और उसके लिए जो टारगेट सेट भी होगा वो भी हाई होगा। तो ये काफी चीजें जिसे पंजाब सरकार को बहुत बारीकी से कंसिडर करना है। अमित, एक बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी थी उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट जिसको कहा गया था। क्या वो एग्रीमेंट, ये कहा गया था कि दिल्ली से हम सीखेंगे और वो चीजें पंजाब में लागू करेंगे, जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट था उसके तहत क्या शिक्षा के स्तर को सुधारने में ये एग्रीमेंट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो निभाएगा। मैं नहीं ये कहेंगे कि निभाएगा कि निभा सकता है, निभाएगा। फिर देखिए पंजाब के अलावा हम कह सकते हैं दिल्ली में एक मॉडल ऑलरेडी लागू हो चुका है। हम कह सकते हैं कि आम आदमी सरकार ऑलरेडी दिल्ली में उसे लागू कर सकती है। तो अब सवाल ये है कि उसका कितना असर हुआ। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव हमें पता है, पर उसके जो कॉन्स हैं वो भी होंगे, और वो वहीं पर जाके पता चलेंगे। हमारे टीचर्स वहां गए हैं, हमारे खुद एजुकेशन मिनिस्टर वहां के द्वार पे गए हैं, खुद वसीम भगवंत मान वहां गए हैं, उन सबने वहां पे जाके देखा कि सिस्टम कैसे वैलिड रहा है, सिस्टम कैसे काम करता है, और इसमें क्या कमियां हैं, क्या पेशियां हैं, या फिर दिल्ली में अगर अच्छा चल रहा है तो पंजाब में उसे चलाने के लिए कितनी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये चीज है। देखिए पंजाब और दिल्ली दोनों में फर्क है। तो देखिए दिल्ली के पास पैसों की वाली कमी नहीं है जो जो पंजाब को फेस करनी होती है। और दूसरा सवाल है कि पंजाब में बहुत ज्यादा स्कूल है दिल्ली के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। देखिए जितनी क्वांटिटी कम होगी उतना ही इजीली उसको मेंटेन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। पर पंजाब में स्कूल्स की गिनती बहुत ज्यादा है और एरिया ऑफ अक्वायरिंग कहें कि बच्चों का वो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए वहां पर एक चीज देखनी होगी, क्या वो सफिशिएंट है, स्कूल की संख्या क्या बढ़ाने की जरूरत है, टीचर्स की संख्या क्या बढ़ाने की जरूरत है। उन सब चीजों को, मापदंड को हम कह सकते हैं नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट के जरिए हम काफी हद तक गैप को कवर किया जा सकता है। 100% नहीं बोलूंगा, पर 80% हम कह सकते हैं उस गैप को कवर किया जा सकता है। और बाकी का जो 20% होगा वो पंजाब सरकार को, पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट को खुद ही कवर करना होगा। उन्हें देखना होगा कि क्या चीज हमारे पे लागू होती है, क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है दिल्ली की, और क्या चीज नहीं है। और अगर वो चीज नहीं है तो उसे कैसे चेंज किया जाए जिससे वो एजुकेशन सिस्टम पंजाब के लिए कामयाब रह सके। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रद्धा वालकर हत्या मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गुरुवार को मुंबई के पास भायंदर नहर में मोबाइल फोन की तलाश की है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के कर्मियों ने तलाश में मदद की है। दिल्ली पुलिस की टीम एक सप्ताह से मुंबई के पास वसई इलाके में डेरा डाले हुए है, जहां वालकर और उसका लिव इन पार्टनर और हत्यारोपी आफ्ताब पूनावाला रहता था। गुरुवार को श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कई सेशन में पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। एफएसएल की महानिदेशक ने अधिक जानकारी साझा करने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की टीम सामूहिक टीम यह तय करेगी कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट कब किया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने पुलिस को यह बताया है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए उसने कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिस ने 5 बड़े सबूत बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भेजा गया है। जांचकर्ताओं ने वालकर और पूनावाला के दोस्तों, रिश्तेदारों और उनके द्वारा किराए पर लिए गए फ्लैटों के मालिकों के बयान भी दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी कुछ गुत्थियां सुलझाने के लिए महाराष्ट्र के पालघर के वसई में 11 लोगों से भी पूछताछ की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में लगातार तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इस समय दिल्ली की जो पुलिस है वो मुंबई में जो है वो डेरा डाले हुए है। किस तरीके की अहम जानकारी मुंबई से जुटाई गई है? श्रद्धा वालकर हत्या मामले में लगातार मुंबई की पुलिस और दिल्ली की पुलिस भी अब मुंबई पहुंची हुई है। लगातार 4 दिनों से दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्तों, श्रद्धा के रिश्तेदारों और आफ्ताब के जो जान पहचान वाले लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी है कि जिस तरह से आफ्ताब ने बताया था कि श्रद्धा का पहला वाला जो मोबाइल था उसे फेंक दिया है। जानकारी ऐसी कि वह वसई की खाड़ी में फेंका है, इसलिए कल पूरे दिन भाईंदर और वसई की खाड़ी में दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब तक जानकारी है कि इस सर्च ऑपरेशन में मोबाइल का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन आज फिर पूरे दिन उस तलाशी का जो अभियान है उसे चलाया जा सकता है। अभी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कई लोगों से पूछताछ भी की गई है मुंबई में, क्या उन लोगों से कोई पुख्ता सबूत मिल पाए हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो मुंबई से दिल्ली गए थे, मुंबई में कई ऐसे राज हैं जो छुपे हो सकते हैं। आखिर क्यों वो तुरंत दिल्ली भागे? ये तमाम राज जो है वो मुंबई में छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, श्रद्धा हत्याकांड में कई नए अहम खुलासे अब तक हुए हैं, जिसमें जानकारी है कि पहली बात तो श्रद्धा 2 साल पहले एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन श्रद्धा ने यह खत वापस ले लिया था। इसलिए वसई पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी नहीं ले पाई थी, क्योंकि जिस शिकायत करता जब शिकायत करता है और शिकायत वापस ले लेता है तो ये समझ में आ जाता है कि शायद बात बन चुकी है। हालांकि श्रद्धा के दोस्तों ने यह बार बार कहा कि श्रद्धा के शिकायत के बाद जो है आफ्ताब को कई बार समझाने की कोशिश की गई थी। आफ्ताब के को जो है उसके दोस्तों ने बाद में धमकाया भी था कि अगर अगली बार श्रद्धा के साथ कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तमाम जानकारियां जो है धीरे धीरे खुलकर आ रही है। लेकिन यह भी एक आम जानकारी है कि आफ्ताब काफी लंबे समय से ड्रग्स लेता था, ड्रग्स का कारोबार भी करता था। इस तरह की जानकारी एक फिल्म एक्टर ने भी दिया है। इसकी भी जांच जो है इस एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए गए थे उस हथियार की भी तलाशी की जा रही है, क्योंकि आफ्ताब ने बताया उससे आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और एक चाकू भी जब्त किया गया। लेकिन आरी अब तक जब्त नहीं की गई है, इसकी भी तलाशी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आफ्ताब ने जिस तरह से तमाम जानकारियां दी है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी निकालने के लिए फॉरेंसिक जो टीम है उसकी भी वह भी जो है आफ्ताब की जो है आज पोलोग्राफी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि कल ये पोलोग्राफी टेस्ट होने वाला था लेकिन आफ्ताब की तबीयत बिगड़ने के चलते यह नहीं हो पाया था। तो तमाम यह जानकारियां हैं जो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस लगातार संयुक्त कार्रवाई करते हुए जानकारी निकालने में लगी हुई है।
अगर सत्यप्रकाश बात की जाए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि एक पत्र है उसको वापस, वो शिकायत वापस ले ली गई थी 2 साल पहले जो पत्र दिया था, लेकिन अभी तक शिकायत पत्र तो हमारे सामने है, मीडिया में जाहिर किया गया है, लेकिन जो पत्र लिखकर वो शिकायत को वापस लिया गया था वो पत्र अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और दूसरी ओर मुंबई पुलिस पर यह सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था कि अब हम इसकी जांच करवाएंगे। तो क्या जांच फिर से शुरू हो पाई है? देखिए, जांच शुरू से हो नहीं पाई है, बल्कि जांच की जा रही है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है, क्योंकि जिस पत्र को लिखकर श्रद्धा वालकर ने शिकायत में दिया था, उस शिकायत को ही श्रद्धा वालकर ने कह दिया कि हमारी आपसी सहमति बन गई है, इसमें कोई कार्रवाई ना हो। पत्र लिखकर उन्होंने ये नहीं दिया है कि हम कोई कार्रवाई मत कीजिए, बल्कि ये कहा है कि कार्रवाई ना हो। तो ऐसे में मुंबई पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है, जब मामला रिलेशनशिप का है, जब मामला आपसी सहमति का है, तो उसमें मुंबई पुलिस की कोई जवाबदारी नहीं बनती, क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद यह बता दिया कि हमारी जो शिकायत थी हमने वापस ले लिया है। तो इस तरह की चीजें होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार की पुलिस अगर इस मामले में संज्ञान लेती तो शायद श्रद्धा की मौत नहीं होती। लेकिन यह बात बिल्कुल कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस शिकायत को श्रद्धा ने वापस लिया है उस पर मुंबई पुलिस दोबारा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इस तरह की प्रावधान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसे जो है दोषारोपण के बजाय बल्कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और इस जांच में जो कुछ आएगा उस पर सजा मुकर्रर होना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट से पहले एक बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य हित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पूर्व की लंबित मांगों पर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रायपुर से हमारे साथ अखिलेश तिवारी मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में आज वित्त मंत्रियों की बैठक होने जा रही है और निर्मला सीतारमण भी इसमें मौजूद रहेंगी, जिस तरीके से भूपेश बघेल उसी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, उससे पहले किस तरीके के प्रस्तावों पर वो चर्चा करेंगे, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, विज्ञान भवन में आयोजित वित्त मंत्री की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निश्चित तौर पर पहुंचे हुए हैं और वहां 11 बजे से मीटिंग प्रारंभ हो जाएगी। निश्चित तौर पे कई ऐसी जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ के लिए और खासतौर से बजट में सम्मिलित करने के लिए कई रूपरेखा बनाई गई है, ताकि यहाँ की जो विकास धारा है वो अलग से प्रदर्शित हो सके और यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की विकास है, खासतौर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के पटल पे रखी जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ की बजट समतुल्यता के आधार पर तय होती है तो निश्चित तौर पे अब की बार 1,40,00,000 करोड़ रुपए जो है वो निश्चित तौर पे मांग करने की जो बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से नजर आती है। इसके साथ साथ जो नक्सल क्षेत्र में जिस हिसाब से जो कार्य जो चल रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ की जो बजट है वो काफी कम पड़ती नजर आ रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जैसे ही मीडिया एयरपोर्ट पे पूछी उसके बाद से ही उनका जवाब आया कि हम अगर हमको करनी है, बजट की रूपरेखा तैयार करनी है, तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो निर्धारित बजट है, जो पूर्व में बजट पारित की गई थी, वो अब तक के नहीं मिल पाया है। ये जो नीति है ये सरकार की दोहरी नीति के हिसाब से एक
सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के लिए किया जा रहा है, ये आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है। तो निश्चित तौर पे ये ऐसे जो आरोप है, और खास तौर से आज की जो पटल में है, वो अगर वित्त मंत्री के समकक्ष में रखा जाता है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को एक बड़ी बजट मिल सकती है। और बड़ी बजट मिलने से यहाँ के किसान, मजदूर व तमाम जो युवा है जिनको रोजगार की बेहद आवश्यक है, ऐसे में उनको तत्कालिक जो मुद्दे हैं, समकालीन मुद्दे हैं, उसमें प्रभाव भी पड़ेगा और उसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन रूपरेखा ये तैयार करनी चाहिए कि अगर जो बजट पारित किया जाता है तो उसमें किन किन मुद्दों को चिन्हांकित किया गया है, आखिर पटल में किस तरीके से प्रस्तावित किया जाएगा, ताकि किसान और जो अन्य वर्ग हैं उनको किस तरीके से यहाँ की जो विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। मुस्कान, अखिलेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो भूपेश सरकार है वो कार्य कर रही है, और उसको लेकर भी बजट जो है उनको चाहिए। क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा, और सीएम अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो किस तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाएगा जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो प्रभावित होकर अपने बजट में इसे शामिल कर सकें? आज भी नक्सल क्षेत्र में कई ऐसे जो इलाके हैं या ग्रामीण क्षेत्र है जहां बिजली की सुविधा तक नहीं है, वहां के लोग बिजली नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बिजली का उत्पादन एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही ऐसे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां बिजली की पहुंच तक नहीं है, वहां तक बिजली पहुंचनी है, जहां घोर नक्सली माना जाता है, जहां नक्सलियों का आतंक माना जाता है। ऐसी स्थिति में वहां की विकास करना मुख्यमंत्री भूपेश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और 15 साल भाजपा सरकार में रही, जो सत्ता में काबिज रही, लेकिन अब तक के विकास की जो गाथा होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। ये भी एक मापदंड में खरा उतरता है। जो सत्ता में बैठता है वो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र, खासतौर से नक्सली क्षेत्र को भूलते ही नजर आती है, लेकिन बार बार वहां के जो आदिवासी हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, वहां के नेता, स्थानीय नेता प्रयास करते रहते हैं कि हमारे गांव तक बिजली पहुंचाई जाए, वहां तक सड़कें पहुंचाई जाए। कम से कम संविधान में जो उल्लेख 5 मूल अधिकार है, जो अधिकार की क्षेत्र की बात करने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमको पानी, सड़क, बिजली, ऐसी जो उल्लेखित है उनको तो कम से कम पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में ऐसी भी स्थिति बनी नहीं है जहां उनकी जो आम समस्या है उसका निदान हो पाए। लगातार मांगे होती रहती है। अभी हाल ही में आरक्षण को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, इसको भी लेकर के अन्य ग्रामीण क्षेत्र के उनको वहां शिक्षा नहीं है। ये तमाम ऐसी जो बड़े मुद्दे हैं जो अब भी वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के, नक्सल क्षेत्र ग्रामीण जो इलाके हैं वो अभी भी तरस रहे हैं। लेकिन अब उन्मूलन ये है कि अगर बजट सही तौर पे पारित की जाती है तो निश्चित तौर पे वहां तक एक बड़ा विकल्प निकल करके सामने आएगा और उनको उनकी जो मूल समस्याएं हैं उसका भी निदान करने के लिए मुख्यमंत्री तत्पर रहेंगे। और एक ऐसी भी लिस्ट निकाली जा रही है जहां की जो खास तौर से पानी की जो व्यवस्था, चाहे गरियाबंद के सूपे बेड़ा की बात की जाए, ऐसी स्थिति में वहां की जो किडनी से सबसे ज्यादा पीड़ित गांव है, ऐसे इलाकों में अगर फिल्टर प्लांट लगवाते हैं या फिर उनकी सुविधाएं मुहैया कराते हैं तो लगभग सैकड़ों जो जाने हैं, जो जा रही है, वो बचती नजर आएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, जो बजट कम रूपरेखा में आती है। अगर इस मुद्दे को लेकर के अगर केंद्र सरकार सतर्क होती है और निश्चित तौर पे बड़ी बजट देती है तो एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ को मिल सकती है, लोगों को जान भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ बेरोजगारी जो है वो भी काफी बड़ा मुद्दा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि रोजगार युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जो शिक्षित युवा है वो भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर इस समय देखे जा रहे हैं। उसको लेकर किस तरीके से जो प्रस्ताव है वो आज प्रस्तुत किया जाएगा? बिल्कुल, युवाओं को लेकर के एक बड़ी पहल भी की जा रही है और यूथ को एक मोटिवेट के तौर पे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां जा रहे हैं वहां युवाओं को मोटिवेट करते जा रहे हैं। मोटिवेट इस तरीके से किया जा रहा है कि उनकी जो शिक्षा है उसको मात्र सरकारी नौकरी के लिए ना रख करके वो चाह रहे हैं कि युवा एक स्टार्टअप प्लानिंग करे। स्टार्टअप प्लानिंग करने के पश्चात ही वो अन्य और जो युवा है उनको रोजगार मुहैया करा सकता है। और ऐसी स्थिति अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको उद्योग विभाग से जो रकम राशि जो है वो दी जाएगी। स्टार्टअप करने के लिए लाखों रुपए युवाओं को दिया जाएगा
ताकि वो स्टार्टअप कर सके और अन्य जो युवा है उनको रोजगार दे सके और खुद भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ऐसी योजना का जो लाभ है युवाओं को देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े कई ऐसे विज्ञापन हैं जो दिए हुए हैं, लेकिन युवाओं की जो टोली है वो अपने अधिकार क्षेत्र को समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ही ये दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आ रहा है कि कई ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप करने से सबसे बड़ी सफलता हासिल किए हैं। तो निश्चित तौर पे युवाओं की जो टोली है अब समझदार बनते जा रही है और अपने अधिकार की बात करते जा रही है। इसी को लेकर के कई ऐसे जो अभी हाल ही में जो कार्यक्रम किया गया था उद्योग विभाग के द्वारा कि युवाओं के लिए एक बड़ा सेटअप तैयार किया गया था। आदिवासी महोत्सव में उनका एक पूरा इवेंट तैयार किया गया था ताकि वहां यूथ जाए और युवाओं को एक अलग से स्वरोजगार की ओर आकर्षित किया जाए। ऐसे मुद्दों को लेकर के वहां स्टॉल भी लगाई गई थी। वहां कई ऐसे युवा थे जो स्टार्टअप कर लिए हैं और निश्चित तौर पे सफलता भी हासिल कर रहे हैं। तो उनको मोटिवेशनल के तौर पे उनको स्पीच भी दिया गया था और ताकि अन्य जो युवा है वो आकर के सम्मिलित भी हो। ऐसी स्थिति में युवाओं की जो टोली बनती जा रही है वो सरकारी नौकरी के प्रति कम बल्कि अपने स्टार्टअप की ओर जो उत्थान हो सके, देश के उत्थान हो सके, राज्य का उत्थान हो सके, जिला का उत्थान हो सके, ऐसे प्रयासों को लेकर के प्रयास की जा रही है ताकि राज्य की जो आर्थिक आय है, राजस्व की आय है, इन्हीं के मापदंडों पे आधार होती है और इन्हीं को लेकर के चलाई जाती है। तो निश्चित तौर पे युवा समझदार बनते जा रहे हैं। युवाओं की जो टोली है वो काफी इन स्टार्टअप प्लानिंग को लेकर के आकर्षित भी हो रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले कल में छत्तीसगढ़ में स्वयं के व्यवसाय को लेकर के युवा सबसे ज्यादा ललायित रहेंगे। मुस्कान, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।